कोलंबिया में आपका जो रिसर्च है वो काफ़ी हद तक कूल वर्ल्ड्स पर फोकस करता है, यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ऐसी दुनिया जहाँ का तापमान इतना ठंडा होता है कि वहाँ चांद, रिंग्स और जीवन तैयार हो सकता है और हम इंसान इसे देख सकते हैं। तो क्या आप मुझे इस कूल वर्ल्ड्स के बारे में और बता सकते हैं? हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ग्रहों की खोज का इतिहास इन हॉट प्लैनेट्स से ही डोमिनेटेड रहा है और इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इन्हें ढूंढना आसान है। जब सबसे पहले मेथड्स आए थे वो मुख्यतः डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड था, जिसमें स्टार्स के वॉबलिंग को देखा जाता है, और एक ट्रांजिट मेथड भी था। और ये दोनों ही मेथड्स इन हॉट प्लैनेट्स को ढूंढने में काफ़ी बायस रखते हैं। अब हॉट प्लैनेट्स बहुत दिलचस्प हैं। उनके वातावरण की केमिस्ट्री बेहद आकर्षक है। ये बहुत ही अलग है। एक उदाहरण के तौर पर ट्रेस टू बी को ले लीजिए, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इसका वातावरण इतना काला है कि ये कोयले से भी कम रिफ्लेक्टिव है और इसलिए इनकी फोटोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बहुत ही अजीबोगरीब होती हैं, लेकिन साथ ही ये हमारे अपने घर से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दो तरह के एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं। वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, वो इस ब्रह्मांड की मैकेनिक्स को समझना चाहते हैं। बिग बैंग क्यों हुआ, ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है, गैलेक्सी कैसे बनती है। और एक और तरह के एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जो शायद मुझे थोड़ा और आकर्षित करते हैं। ये आपके कान में फुसफुसाते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, क्या हम अकेले हैं, क्या वहाँ कोई और भी है, और आखिरकार इस यात्रा में हॉट प्लैनेट्स हमें वहाँ नहीं पहुँचाएंगे। जब हम ब्रह्मांड में जीवन की खोज कर रहे होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह होने चाहिए। शायद गैस दिग्गजों के चारों ओर हमारे अपने ग्रह जैसे ही चंद्रमा भी हो सकते हैं जो रहने लायक हों। और इसी वजह से मेरा रिसर्च इस दिशा में रहा है कि ऐसे टेरेस्ट्रियल ग्लोब्स खोजे जाएं जो हमारी अपनी पृथ्वी से मिलते जुलते हों। तो ये वे लोग हैं जो छाया में रहते हैं और उनका पता लगाना मुश्किल होता है। ये बहुत मुश्किल है। ये कई कारणों से मुश्किल है। हम जिस मेथड का उपयोग करते हैं वह ट्रांजिट मेथड है, इसलिए यह एक असली ग्रहण है। जैसे ही ग्रह तारे के सामने से गुजरता है, ये कुछ तारों की रोशनी को रोक देता है। समस्या यह है कि सभी ग्रह अपने तारे के सामने से नहीं गुजरते हैं। उन्हें आपकी लाइन ऑफ साइट से सही ढंग से अलाइन होना चाहिए, और इसलिए ग्रह तारे से जितना दूर होता है वह उतना ही ठंडा होता है और उतनी ही कम संभावना है कि आपको वह जियोमेट्रिक अलाइनमेंट मिलेगा। तो जहां एक हॉट जुपिटर में से लगभग 1% हॉट जुपिटर अपने तारे के सामने से गुजरेंगे, वहीं केवल लगभग 0.5%, शायद 1/4% अर्थ लाइक प्लैनेट्स में ही सही जियोमेट्री होगी जिससे वो ट्रांजिट कर सकें। और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किसी ग्रह के तापमान और जियोमेट्रिक अलाइनमेंट या जियोमेट्रिक अलाइनमेंट की संभावना का क्या कनेक्शन है? कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन वे एक मध्यवर्ती पैरामीटर से जुड़े हुए हैं जो कि तारे से उनका सेपरेशन है। तो अगर ग्रह तारे से दूर होगा तो वह ठंडा होगा, जिसका मतलब यह भी है कि उस अलाइनमेंट को सही पाने की संभावना कम होगी। इसके अलावा वे अपने तारे का कम बार ट्रांजिट करते हैं। तो अगर आप टेलीस्कोप पर हॉट जुपिटर ढूंढना चाहते हैं तो आप शायद इसे 1 हफ्ते या उससे कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल पीरियड 1, 2, 3 दिनों के क्रम की होती है। इसलिए आप वास्तव में 2 या 3 बार पूरा चक्कर लगा सकते हैं। जबकि अगर आप पृथ्वी जैसे प्लेनेट को सेट करना चाहते हैं तो आपको उस तारे को 3-4 साल तक देखना होगा। और यह सचमुच केपलर की कुछ समस्याओं में से एक है। वैसे केपलर ये बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था जिसे नासा ने, मुझे लगता है, 1 दशक से भी पहले लॉन्च किया था। इसने हजारों ग्रहों की खोज की। यह अभी भी एक्सोप्लैनेट्स का प्रमुख स्रोत है जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यह उतना लंबा नहीं चला जितना हम चाहते थे। मुझे लगता है कि यह 4.35 साल के बाद ही खत्म हो गया। तो एक पृथ्वी जैसे ग्रह के लिए यह सिर्फ 4 ट्रांजिट्स को पकड़ने के लिए काफ़ी है, और 4 ट्रांजिट को न्यूनतम माना जाता था। अगर आप ज़्यादा ट्रांजिट देखते हैं तो पता लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप सिग्नल टू नॉइज बढ़ाते हैं। अगर आप एक ही चीज़ देखते हैं, टिक 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 टिक, तो जितने ज़्यादा टिक्स मिलते हैं उसे ढूंढना उतना ही आसान होता है। और इसलिए यह वाकई शर्म की बात थी कि केपलर ठीक उसी सीमा पर था जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि इसे पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढना चाहिए, और वास्तव में ये एक भी ढूंढ नहीं पाया। जी हाँ, एक भी ऐसा ग्रह जो सूर्य जैसे स्टार्स से घिरे हैं या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की ऑर्बिट्स में है और शायद संरचना के मामले में हमारे अपने ग्रह के समान हो सकते हैं। इसलिए यह एक बड़ी शर्म की बात है, लेकिन यही कारण है कि भविष्य में एस्ट्रोनॉमर्स के लिए और भी ज्यादा काम है। मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ, क्या ट्रांजिट मेथड इन चीज़ों का पता लगाने का हमारा मुख्य तरीका है? और ये क्या है, जब एक वस्तु गुजरती है तो लाइट के सोर्स को थोड़ा सा कुछ पिक्सल से ऑक्लूड करती है, और इससे हम उसके मास, साइज, दूरी और ज्योमेट्री के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ये इस तरह है जैसे किसी पार्टी में आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन आप सिर्फ इस बात से ही बता सकते हैं कि वे दूसरों को कैसे ऑक्लूड करते हैं। तो ये मेथड है। हाँ, लेकिन ये बहुत दूर है।
हमारे पास कितने पिक्सल की जानकारी है? बेसिकली इन ऑक्लूजन के बारे में हमें कितना हाई रेजोल्यूशन सिग्नल मिल सकता है? आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इसे थोड़ा और अच्छे से समझाए तो ये लगभग ऐसा ही होगा जैसे आपकी दृष्टि पूरी तरह धुंधली हो। जैसे कि आपको आई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है और इसलिए आप कुछ भी हल नहीं कर सकते। सब कुछ बस धुंधला हो जाता है। लेकिन आप बता सकते हैं कि वहाँ कुछ था क्योंकि ये थोड़े समय के लिए बस फेंट हो गया था। कोई लाइट के सामने से गुजरा था और इसलिए आपकी आंखों में वह लाइट बस एक पल के लिए डिम हो जाती है। अब हमारे पास धुंधलेपन या रेजोल्यूशन की समस्या का कारण केवल इसलिए है क्योंकि तारे बहुत दूर हैं। सबसे करीबी तारे 4 लाइट ईयर्स दूर हैं, लेकिन केपलर द्वारा देखे हुए ज्यादातर तारे हजारों लाइट ईयर्स दूर थे। और इसलिए वहां कोई संभावना नहीं है कि टेलीस्कोप शारीरिक रूप से तारे को या यहां तक कि ग्रह और तारे के बीच के सेपरेशन को हल कर सकता है। केपलर जैसे टेलीस्कोप के लिए यह बहुत छोटा है। ये सिर्फ 1 मीटर चौड़ा है। सैद्धांतिक रूप से आप उन डिटेक्शंस को कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अलग तरह का टेलीस्कोप चाहिए होगा। हम इसे डायरेक्ट इमेजिंग कहते हैं, और डायरेक्ट इमेजिंग ग्रहों का पता लगाने का एक बहुत ही रोमांचक और विशिष्ट तरीका है। लेकिन जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, उन ग्रहों का पता लगाना बहुत आसान होगा जो अपने तारे से बहुत दूर हैं, क्योंकि इसके लिए वह सेपरेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर आप चाहते हैं कि तारा हमारे बहुत करीब हो, इसलिए निकटतम तारे। इतना ही नहीं, बल्कि आप चाहेंगे कि ग्रह सचमुच गर्म हो, क्योंकि जितना गर्म होगा उतना ही चमकीला होगा। और इसलिए यह सीधे इमेजिंग को उन ग्रहों की ओर झुकाव करता है जो बनने की प्रोसेस में है। तो जो चीजें अभी अभी ग्रह बनी हैं, वो अब भी अपनी प्रारंभिक गर्मी को भीतर समेटे हुए हैं और वे चमक रही हैं। हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं, लेकिन जो पृथ्वी जैसे ग्रह हैं वे बेशक ठंडे हो गए हैं, और इसलिए हम उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि नए बने ग्रह में लाइट बहुत कम है। हम वहां डायरेक्ट इमेजिंग के साथ पहुंचना चाहेंगे। सपना यह है कि हमारे पास पेल ब्लू डॉट की वास्तविक तस्वीर हो, भले ही सिर्फ 1 पिक्सल की तस्वीर क्यों ना हो। लेकिन अभी के लिए पूरा सौरमंडल निश्चित रूप से ट्रांजिट मेथड और अधिकांश अन्य टेलीस्कोपों के साथ 1 पिक्सल है, और इसलिए आप केवल यह देख सकते हैं कि वह 1 पिक्सल, जिसमें संभावित रूप से दर्जनों ग्रह और एक तारा या शायद कई तारे हैं, थोड़े समय के लिए डिम हो जाए। अगर वो थोड़ा सा डिम हो जाए तो आप उससे कुछ अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, मेरा मतलब है ये एक सीन में डिटेक्टिव होने जैसा है। ये किसी ग्रह के अस्तित्व के इनडायरेक्ट क्लूज हैं। ये अद्भुत है कि मनुष्य ऐसा कर सकते हैं। हम बस इन अपार दूरियों में देख रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या वहां बाहर एलियन सभ्यताएं हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे जैसी ही एक, जैसे हम सोच रहे हैं कि क्या हम पृथ्वी को देख भी पाएंगे जो अपने सूर्य के रास्ते में गुजरती है और थोड़ी सी डिम हो जाती है। और यही हमारा इकलौता संकेत है कि वहां कोई एलियन या मानव जैसी सभ्यता है। ये बस थोड़ी सी डिमिंग है। हाँ, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के तारे की बात कर रहे हैं। अगर यह सूरज जैसा है तो इससे होने वाली डिप 84 पार्ट्स पर मिलियन है। मेरा मतलब है कि ये ऐसा है जैसे कि किसी स्टेडियम में एक फायरफ्लाई एक विशाल फ्लडलाइट के सामने उड़ रही हो। ये उस तरह का ब्राइटनेस कंट्रास्ट है जिसकी आप तुलना कर रहे हैं। इसलिए इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। इसलिए बेस्ट केस में हम इसे कम कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास कोई सच्चे अर्थ एनालॉग्स नहीं हैं जो अभी तक एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट रहे हैं। जब तक तुम उस डेफिनेशन को थोड़ा रिलैक्स नहीं करते, तुम कहोगे कि यह सिर्फ सूरज जैसा स्टार ही नहीं होना चाहिए। ये सूरज से छोटा भी हो सकता है, या ये ऑरेंज ड्वार्फ्स या फिर रेड ड्वार्फ स्टार्स भी हो सकते हैं। और यह तथ्य कि वे तारे छोटे हैं, इसका मतलब है कि जब कोई ग्रह इसके सामने से गुजरता है तो ज्यादा लाइट ब्लॉक हो जाती है। और इसलिए एक बहुत ही रोमांचक सिस्टम है। उदाहरण के लिए ट्रैपिस्टिक, जिसमें 7 ग्रह हैं जो पृथ्वी से छोटे हैं और उन्हें काफी आसानी से पता लगाया जा सकता है, अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप के साथ नहीं बल्कि जमीन से भी। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तारा इतना छोटा है कि ब्राइटनेस के वृद्धि या कमी का सापेक्ष परिवर्तन काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वह आकार में छोटा है। तो ट्रैपिस्ट 1 ये एक ग्रह है जो तरल पानी के लिए सही दूरी पर है। यह पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। यह लगभग पृथ्वी के आकार का 90% है और द्रव्यमान लगभग 80% है। और अभी जीवन होने की संभावना के टॉप टारगेट्स में से ये एक है। और फिर भी यह इस बारे में कई सवाल उठाता है कि वह वातावरण कैसा होगा। यह एक ऐसा तारा है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 8वां हिस्सा है, और इस तरह के तारे को किशोरावस्था से बाहर आने में काफी लंबा समय लगता है। जब तारे पहली बार सूर्य की तरह बनते हैं तो उन्हें उस मेन सीक्वेंस लाइफ टाइम में बसने के लिए शायद 10 से 100 मिलियन साल लगते हैं। लेकिन इन लेट एम ड्वार्फ्स स्टार्स के लिए, जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, शांत होने में 1 अरब साल या उससे ज्यादा समय लग सकता है। और उस समय के दौरान वे बड़ी मात्रा में एक्सरे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का उत्पादन कर रहे हैं जो संभावित रूप से पूरे वातावरण को उड़ा सकता है। यह सोलर सिस्टम में ग्रहों को सुखा सकता है, और इसलिए भले ही पानी धूमकेतुओं या किसी अन्य चीज द्वारा आया हो
हो सकता है कि इस लंबे समय की हाई एक्टिविटी के कारण वह सारा पानी खो गया हो। तो हमारे पास इन एम ड्वार्फ ग्रहों के बारे में बहुत सारे खुले प्रश्न हैं, लेकिन वे सबसे ज्यादा एक्सेसिबल हैं। और इसलिए आगे चलकर अगर हम बायोसिग्नेचर्स के संदर्भ में कुछ भी पता लगाते हैं तो यह इनमें से किसी एक रेड ड्वार्फ तारे के लिए होने वाला है। यह एक सच्चा अर्थ ट्विन नहीं होने वाला है जिसे हम इसे एक पीले तारे के रूप में पहचानेंगे।